Good evening and Assalamu alaikum. मुसरत एंड नौरीन काइंडली ग्रुप में एक टेक्स्ट करेंगे, बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएं. ओके. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं बेटा मुसरत आप लोग? वालेकुम अस्सलाम हबीब. बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं. ओके वेल सही. ओके, आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि स्ट्रेस होती है. क्या स्ट्रेस होती है, इसके रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये एक न्यू टॉपिक है जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेस और डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स. तो आपको क्या लगता है स्ट्रेस क्या है, जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है. लेकिन ये आपको बहुत सी चीज़ों में हेल्प आउट करेगा ये टॉपिक. लाइक बहुत सी डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए ये टॉपिक आपको हेल्प आउट करेगा. आपको स्ट्रेस लेवल मैनेज करने में आपकी हेल्प आउट करेगा. और आपको पता चल जाएगा कि बॉडी के ऊपर क्या क्या इसकी वजह से इफ़ेक्ट होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं. ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है. ओके, तो क्या होती है स्ट्रेस, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस किस चीज़ का नाम है? ओके, सेकेंडली ये बताया कि ये स्ट्रेस होती है सॉरी, ये पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, स्ट्रेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. ओके, तो व्हाट इज एंजाइटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड एंजाइटी?
ओके, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, अभी भी इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ओके, मैंने ये पूछा है कि स्ट्रेस को पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। ओके, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सही है। ओके, अगर स्ट्रेस हो गई है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। सपोज कौन सी बॉडी मैकेनिज्म्स हैं या कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस को ट्रिगर कर रहे होते हैं। ओके वेल, अभी वेरी गुड, सही है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये मैसेज है कि हम स्ट्रेस के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस क्या है। अच्छा, मेरा मुझे पता है कि आप यहाँ पे शो हो रही हैं, आप प्रेजेंट होंगी, नो नीड टू टाइप प्रेजेंट। ठीक है, और किसी को यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अटेंडीज को अपडेट करके देख लेता हूँ कि कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो वालेकुम अस्सलाम। कॉमन स्ट्रेस एसोसिएटेड डिजीजेस, पहली चीज़ ये है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस होएगी, दैट विल डिस्टर्ब योर इम्यून सिस्टम। सेकेंडली, हेडेक होना शुरू हो जाएगी, फटीग होएगी, आपको लगेगा कि मैंने कोई काम नहीं करना। वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, आप कोई काम ही नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन, अच्छा वेट गेन और वेट लॉस दोनों हो सकते हैं। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट, एंजाइटी या स्ट्रेस इंड्यूस्ड HTN हो जाएगा उस पेशेंट्स को। इसके अलावा जब HTN होएगा तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू हार्ट डिजीजेस। इसके अलावा डायरेक्ट स्ट्रेस का बड़ा इफेक्ट है हार्ट डिजीज के ऊपर, और ये हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर कि ये हार्ट डिजीज सिस्टम कैसे इफेक्ट होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। सोरियासिस, एक्जीमिया होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लाइक पेप्टिक अल्सरेशन हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाती है। एंजाइटी, अल्टीमेटली डिप्रेशन होएगा, पेशेंट अल्कोहल की तरफ जाएगा, ड्रग यूज़ करना शुरू कर देगा, रात को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की कंडीशन होएगी, IBD होना शुरू हो जाएगा, फ्यूरोमेल्जिया होएगा। ये सारी कंडीशन उस पेशेंट्स या उस पर्सन्स के अंदर नोट की जा सकती है। अब इसके अंदर ना 3 कंडीशन, हम जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम की बात करें तो उसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। अलार्मिंग स्टेज होती है, रेजिस्टेंस स्टेज होती है और एग्जॉशन स्टेज होती है। अब अलार्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना जो स्ट्रेसर आ रहा होता है, बॉडी इनिशियली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर विद चेंज दैट लोअर रेजिस्टेंस। अब वो स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है, लाइक कोई बॉडी को थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इंस्टेड ऑफ दैट बॉडी के अंदर कोई केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो सकते हैं, दैट आर अगेन थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द बॉडी। अब अगर अलार्मिंग स्टेज के अंदर जैसे ही बॉडी को पता चलता है तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रेसर कंटिन्यू रहता है। देखिएगा इस ग्राफ को कि अलार्मिंग स्टेज के अंदर जैसे ही स्ट्रेसर आइडेंटिफाई होता है तो उसके अगेंस्ट लो रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है, लेकिन
अगर सेम वही कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो आपकी अलार्मिंग रेजिस्टेंस स्टेज बॉडी को मोबिलाइज करती है टुवर्ड द स्ट्रेस एंड रिटर्न टू नॉर्मल, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन एक टाइम आता है अगर स्ट्रेसर रिमूव नहीं होता, अलार्मिंग कंडीशन भी रहती है, रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाती है, तो बॉडी के अंदर एग्जॉशन की स्टेज आना शुरू हो जाती है। और जब एग्जॉशन की स्टेज आती है तो बॉडी के रिसोर्सेज जितने भी हैं वो सारे डिप्लीट हो जाते हैं। और जब बॉडी के सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो ग्लूकोज है, व्हाटएवर कोई भी कंडीशन है, तो देन बॉडी मूव करती है इलनेस की तरफ, और इलनेस के बाद डेथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम के अंदर भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा रहा होता है। लेकिन जब एग्जॉशन की स्टेज आती है, देयर विल बी नो मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, then ultimately presence of illness will be noted, and at the end, once the patient is ill or sick, death is confirmed. ओके, इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक स्ट्रेस क्या है, कोपिंग क्या है, रेजिलियंस क्या है, यूज स्ट्रेस क्या है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्टेट ऑफ डिसहार्मनी और ए थ्रेट टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इटर्नल इन्वायरमेंट। ये स्टेज ऑफ स्टेडी स्टेज। वॉइस बेटा क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, आ जाती है, डोंट वरी। ओके, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंक्रीज अलर्टनेस होना शुरू हो जाएगी। पेशेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अलर्टनेस होना शुरू हो जाएगी, फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा, एनर्जी आएगी अगर आप पॉजिटिव लेंगे, और उसके रिजल्ट में परसीव्ड डिमांड भी एक्सीडेड द परसीव्ड रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज होंगे उससे डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। फिजियोलॉजिकली अगर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको काम असाइन करके जाता है, आपके पास स्टाफ नर्सेज भी कम है, आपके सबऑर्डिनेट भी कम है, आपको सारे वो काम भी करने हैं, तो क्या होगा कि अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे, आप मोर अलर्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स दैट वर्क, आप मोर फोकसेस हो जाएंगे और अपनी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करके उस काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, दूसरा होता है कोपिंग। अगर स्ट्रेस हो गई है तो आपने उसको कोप अप कैसे करना है? अब कोपिंग क्या है कि एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल, थिंक रेशनली एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपने उसको कोप करना है। सपोज आपको स्ट्रेस आ गई है, आपके बॉडी के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा आपने उसकी पॉसिबिलिटीज बनानी है, रैशनली उसको सोचना है, एंड देन विल बी ए प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग। इंस्टेड ऑफ दैट रेजिलियंस होती है। रेजिलियंस ये होती है कि रेजिस्टेंस क्वालिटी दैट परमिट्स ए पर्सन टू रिकवर क्विकली एंड थ्राइव इन स्पाइट ऑफ एडवर्सिटी। एक होती है कोपिंग, एक होती है रेजिलियंस।
अब रेजिलियंस में क्या होती है कि रेजिस्टेंस की एबिलिटी या क्वालिटी आपके अंदर बढ़ जाती है और पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी या कोई भी स्ट्रेस जो स्ट्रेस में से गुजर रहा है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करती है। फोर्थ वन होती है यूज स्ट्रेस। यूज स्ट्रेस क्या होती है? ये वो स्ट्रेस होती है जो आपकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाती है, जिसे आप पॉजिटिव ले सकते हैं एंड मैनेजेबल, जो कि एग्ज़ाम की मिसाल दे रहा था हबीब। तो वो यूज स्ट्रेस होती है जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड वालेकुम अस्सलाम टू वंस अगेन ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने इस्लाम पे किया है, थैंक यू वेरी मच। ओके, तीसरा होता है, चौथा होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस अनकंट्रोलेबल प्रोलॉन्ग्ड एंड ओवरलिविंग स्ट्रेस को हम कहते हैं डिस्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस नहीं होती, अब वही स्ट्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रेस। एक स्ट्रेस थी, अब वो स्ट्रेस क्या करती है, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चली जाती है, उसको आप अनकंट्रोलेबल हो जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं और वो स्ट्रेस आपके लिए डिस्ट्रक्टिव होती है, आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देती है। उसको हम कह रहे होते हैं डिस्ट्रेस है, नॉट स्ट्रेस। ओके, एक्यूट और क्रोनिक स्ट्रेस होती है। एक्यूट में इमीडिएट रिस्पांस टू थ्रेट, इमीडिएट चैलेंज को आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। और क्रोनिक स्ट्रेस के अंदर ऑनगोइंग एक्सपोजर टू स्ट्रेस में सीम अनरिलेटिंग। ओके, काजेस ऑफ स्ट्रेस क्या क्या हो सकती हैं? कि एक्सटर्नल कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कोई वर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा कोई स्कूल गोइंग अगर बच्चा है, स्कूल नहीं जा रहा, कॉलेज गोइंग है, कॉलेज नहीं जा रहा, कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, कॉलेज की कोई फ़ी का प्रॉब्लम होता है, और मेजर लाइफ चेंजेस में कुछ भी आ सकता है। और इसके अलावा कोई अनफॉर्सीन इवेंट्स अकर हो गए हैं। आपने अपने पेशेंट को जेंटली ट्रीटर को देखते हैं और ट्रीटर जो ट्रीटर है वो हमेशा मिडलाइन में ट्रीटर क्या होता है मिडलाइन में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, ये आपकी कैटेगरी चेक करेंगे। और इंटरनल काजेस क्या क्या हो सकती हैं? दाइक बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी हो सकती है, फियर हो सकता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, ये इंटरनल स्ट्रेस को लीड करती हैं। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं, ये ज़रा देखिएगा एक स्लाइड्स को।
ब्रेन बिकम्स मोर अलर्ट। अब जैसे ब्रेन ज़्यादा अलर्ट करेगा ना, स्ट्रेस हार्मोन कैन इफेक्ट मेमोरी एंड कॉज न्यूरॉन्स टू अट्रोफी एंड डाई। साथ में हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगी, एंजाइटी होएगी, एंड इम्पोर्टेंटली डिप्रेशन होएगा, इंसोम्निया की कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। सेम कंडीशन विद द GIT। अब GIT के अंदर क्या होगा, पेप्टिक अल्सरेशन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स स्ट्रेस हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कॉर्टिसोल एंड अदर स्ट्रेस हार्मोन्स कैन इंक्रीज इसके अलावा जिसकी वजह से हार्मोन रिलीज होंगे और इंक्रीज सेंट्रल एंड एब्डोमिनल फैट। कॉर्टिसोल ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा इन द लीवर और साथ में रीनल हाइपरटेंशन कॉज करेगा। स्किन के ऊपर एक्जिमा और सोरियासिस होना शुरू हो जाएगी। हार्ट रेट में क्या होगा कि हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, persistently elevated blood pressure and heart rate can increase potential for blood clotting and risk of stroke and heart attack। आवाज बेटा क्यों कट रही है? ओके इसके अलावा ये जो आपको रेड शो होंगे ये इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस होता है, और इसके अलावा जो आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं दैट आर इफेक्ट ऑफ क्रोनिक एंड प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, और जो ब्लैक हैं दीज आर अदर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस लाइक माउथ अल्सर्स है, कोल्ड सोर्स हैं। अब बेटा डायग्राम में ये है कि जो रेड हैं वो इमीडिएट रिस्पांस टू स्ट्रेस हैं, ब्लू कलर में है जो इफेक्ट ऑफ क्रोनिक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है, और ब्लैक वाला पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस है। ओके इसके अलावा ब्रीथिंग क्विकन्स होना शुरू हो जाएगी, इमीडिएट रिस्पांस स्ट्रेस हुई है
टिकिपनी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके रिजल्ट में इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मूड हीलिंग स्लो होना शुरू हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, स्टमक अपसेट होना शुरू हो जाएगी, पेप्टिक अल्सरेशन हो जाएगी। ओके, इसके अलावा मसल टेंस होना शुरू हो जाएंगे, ट्विचिंग होना शुरू हो जाएगी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन वीमन होना शुरू हो जाएंगे, और मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी क्या हो सकते हैं, लाइक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द थ्री ग्लैंड्स, मेजर पार्ट ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम दैट कंट्रोल रिएक्शन टू स्ट्रेस एंड रेगुलेट मेनी बॉडी प्रोसेस लाइक डाइजेशन है, इम्यून सिस्टम है, मूड्स हैं, इमोशंस हैं, एनर्जी स्टोरेज है, एक्सपेंडिचर्स है। सर परसों से होगा well regulate many body process like digestion है, इम्यून सिस्टम है, वीक होना शुरू हो जाएगा, मूड्स एंड इमोशंस डिस्टर्बेंस होएगी, एनर्जी स्टोरेज ओके, इन्वॉल्व इन द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ फंक्शनल इलनेस एंड मोड डिसऑर्डर्स एज वेल। इसके अलावा एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड, हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, कार्टिसोल जब रिलीज होएगा एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, बोन फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देता है, एंड हायर लेवल ऑफ कार्टिसोल causes weight gain. Immune system is damaged or suppressed, causing the body to be more susceptible to infection. The older you are, the more stress affects the immune system. Interferes with the body's ability to heal, may play a role in the progression of breast cancer as well. इसलिए क्रोनिक स्ट्रेस से प्रिवेंट करना चाहिए, अपने आप को बचना चाहिए।
Sources of clinical stress for patients like uncertainty है, fear है, pain है, cost है, lack of knowledge है, risk for harm है, unknown resources हैं, and for the nurse, for patient's outcome, risk of making an error, unfamiliar situations, इसके अलावा एक्सेसिव वर्कलोड है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस रिस्पांस, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, वही हैंसेले उसने कहा था कि अलार्मिंग स्टेज होती है व्हेन वन फील्स थ्रेटन्ड, एक्टिवेशन ऑफ फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस। दूसरा होता है रेजिस्टेंस, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कंटिन्यूस स्ट्रेस कॉजेज एडाप्टेशन, जिसके अंदर हाइपरट्रॉफी होती है, एट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है। इसके अलावा एग्जॉशन होएगी। एग्जॉशन में जब अडाप्टेशन फेल होती है तो अल्टीमेटली लेवल ऑफ फंक्शन डिक्रीजेस, इलनेस होएगी और पेशेंट को डेथ हो जाएगी। अलार्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस स्टार्ट होंगे, कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं। अगर कैटेकोलामाइंस रिलीज होंगे, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, एयरवे डायलिटेशन होएगी, मोबिलाइजेस ग्लूकोज, causes vasomotor changes, डाइजेशन को डिक्रीज करेगा, कोगुलेशन को इंक्रीज करेगा, इसके अलावा अगर कॉर्टिसोल रिलीज होएगा, कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स रिलीज होंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज सोडियम अब्जॉर्प्शन होएगी, अमाइनो एसिड इंक्रीज होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, हिस्टामिन इनहिबिटर होना शुरू हो जाएगी और इम्यून रिस्पांस सप्रेस हो जाएगा। Resistance adaptation occurs, activation of hypothalamic pituitary adrenal axis continue, stress may be resolved, the body return to homeostasis, may progress to exhaustion and stress continue as resources are depleted.
Exhaustion stage के अंदर occurs when the demand of stress exceed the person's ability to adopt. Functional decline होना शुरू हो जाएगा. May result in health problems, physical symptoms or mental symptoms will appear. साइनर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं? कोग्निटिव में डिक्रीज कंसंट्रेशन होएगी, कंप्रीहेंशन होना शुरू हो जाएगी एंड मेमोरी प्रॉब्लम होएगा. बिहेवियरल इरिटेबिलिटी होएगी, विड्रॉल या वायलेंस होएगी. इमोशनल में फेयर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग. फिजियोलॉजिकल में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा, हार्ट रेट इंक्रीज होएगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज होएगी. कौन सा रूल मैंने ब्रेक किया? फिजियोलॉजिकली सोमैटिक सिस्टम और डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाएगा. इसके अलावा जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में जीन कंट्रोल द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. इंडिविजुअल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेस टू स्ट्रेस. ओके, इसके अलावा देयर आर जेनेटिक कंपोनेंट्स टू fearful behavior, anxiety disorders, neurobiological responses. Life experiences can affect a person's stress response. Social support, strong support is protective. Early life stresses include like they will increase the stress reactivity. And if we talk about the coping and resilience, coping ability to control emotions, ability to perceive the reality instead of that think rationally, problem solving ability.
Coping, adaptive coping contribute to resolution of stress response. Maladaptive coping, like strategies that causes further problem. Active coping, actively seeking resolution to the stress. And promote adaptive coping, like realistic expectation. इसके अलावा प्लानिंग, एंटिसिपेट प्रॉब्लम, हैविंग ए बैकअप प्लान, reframing, change the way you look at the things, and relaxation technique. Learn relaxation techniques, take time out for years, discuss the problem utilizing existing social support to the problem solving, and promote adaptive coping like training, prepare for stressful events, nutrition, eat healthy diet, avoid skipping meals, sleep, get adequate sleep, avoid fatigue, and avoid maladaptive coping strategies, for example, burning of boundaries, blurring of boundaries, avoidance, withdrawal, negative attitudes, anger outbursts, alcohol or drug abuse, hopelessness, negative self-talking, resentment, violence. These should be avoided and promote resilience factors, for example, positive role models, optimism, humor, moral compass, altruism, religion and spirituality, social support, optimism, positive beliefs associated with well-being, cognitive reframing, positive thinking, and refute the negative thinking, believe in a meaningful cases. It is important to acknowledge relevant negative factors, and stress is a part of everyday life. It can promote growth and competency if it will be taken in a form of eustress. It will be taken in the form of positive stress. If unrelenting or overwhelming, it can cause adverse effects. इसके अलावा अडाप्टिव कोपिंग इन्हांसेस रेजिलियंस। स्ट्रेस में भूख ज़्यादा इसलिए लगती है, कॉर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, एडिपोज टिश्यू से केरलिन और लिप्टन रिलीज हो रहा होता है, इसलिए स्ट्रेस के अंदर वेट इंक्रीज हो रहा होता है। Maladaptive coping causes additional problems, and enhanced coping increases resilience while diminishing the adverse effect of stress, thus promoting health. And these are the references. That's all. Chill करें.
ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बल्कि आप लोग कल कोई क्विज डिसाइड कर लें किसी टॉपिक का, कल क्विज कंडक्ट कर लेंगे। लाइक लीवर सिरोसिस आप लोगों ने किया है पहले? लीवर सिरोसिस का क्विज अटेम्प्ट किया है? अगर नहीं किया तो कल कर लेते हैं। बेटा अटेंडेंस जो लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे थे उनकी लगा दी है मैंने। बेटा ये किसी ने नहीं पढ़ा होना, 10-11 लोगों ने भी अटेम्प्ट किया है, बाकी लोगों ने नहीं सुना होगा। ओके, कल फिर लीवर सिरोसिस का क्विज बाकी लोगों को मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। कल लीवर सिरोसिस का कर लेते हैं, उसके बाद किसी दिन रीनल फेलियर का कर लेंगे अगेन। या टॉपिक ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का कर लेंगे। हार्ट फेलियर का भी रहता है, हार्ट फेलियर का भी कर लेंगे। ठीक है, हाँ श्योर बेटा।